नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर देहरादून से है, जहां से बेहद दुखद खबर सामने आई। दरअसल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने त्रिपुरा की छात्रा एंजल चकमा की मौत के मामले में उनके पिता तरुण प्रसाद चकमा से फोन पर बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद घटना है और सभी इससे गहरे सदमे में हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी नेपाल का निवासी है और वो अभी फरार चल रहा है। उसे पकड़ने के लिए इनाम भी घोषित किया गया है और टीम भेजी गई है। मुख्यमंत्री ने माता पिता को सांत्वना देते हुए कहा कि दोषियों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक शाह और केंद्रीय मंत्रियों से भी संपर्क कर स्थिति की समीक्षा की। हेलो गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। चकमा जी कैसे हैं? तरुण जी ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और पांच लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए, अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख आया है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाएंगे। यहाँ मैंने उनसे भी बात किया था, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं डॉक्टर मानिक शाह जी से भी परसों मेरा बात हुआ था, उनका भी फ़ोन आया था। और माननीय गृह मंत्री जी का, रक्षा मंत्री जी, सभी लोगों ने बात किया है मुझे, है ना। तो बात कर रहे हैं इसमें, तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल, मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं, इससे दुख की घड़ी में हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का। नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत है और हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। हम लोग ऐसी घड़ी में सब आपके साथ हैं। यहाँ से भी हम लोग जो भी मदद होगी यहाँ से करेंगे, है ना सब, ठीक है ना, करेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। हेलो। तो इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्तराखंड अजय पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला जो एंजल चकमा का है, उसकी मौत के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उसके परिवार से बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत हुई माता पिता और मुख्यमंत्री के बीच में? और ये इस पूरी खबर को लेकर क्या कुछ अभी अपडेट है आपके पास, विस्तार से बताइए अजय जी। देखिए, उत्तराखंड एक शांत प्रदेश है और उत्तराखंड में तमाम जगहों से जो छात्र हैं वो पढ़ने आते हैं। खासतौर पर राजधानी देहरादून जो एजुकेशन हब के नाम से जाना जाता है। ये पहला ऐसा मामला यहाँ पर देखने को मिला है जब नस्ली टिप्पणी करने के बाद एक युवक की हत्या हो जाती है। 9 दिसंबर को ये घटना हुई थी और कुछ छात्रों के बीच में आपस में जो ये विवाद हुआ था और उसके बाद से 17 दिन तक उस छात्र का इलाज चला और उसके बाद उसकी मौत हो गई। देखिए, ये जो मामला है ये इसलिए काफी गंभीर मामला हो जाता है क्योंकि यहाँ पर बाहर से छात्र आया, दूसरे प्रदेश से छात्र आया है और उसको नस्ली टिप्पणी के मामले में, यानी इस तरह से उसके साथ बर्ताव किया गया और इस तरह से उसकी हत्या होती है।
तो जाहिर है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे मामले को काफी गंभीरता से लिया है और 26 तारीख को जैसे ही उसकी मौत की जब खबर आई, सूचना आई, उसके बाद से पुलिस ने काफी तेजी से इस पे काम किया। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 5 छात्र जो है गिरफ्तार हुए हैं और इसमें बताया जा रहा है कि दो छात्र ऐसे हैं जो अभी नाबालिग हैं और एक जो मुख्य आरोपी है वो बताया जा रहा है कि संभवतः वो नेपाल भाग गया होगा क्योंकि वो नेपाल का रहने वाला है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जल्द से जल्द उसकी भी गिरफ्तारी की जाए और अब उसके माता पिता से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है। उनको ये आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ है और ये जो घटना हुई है ये काफी दुखद घटना हुई है और पूरी सरकार उनके साथ रह करके उनके परिवार को उनको न्याय देने का काम करेगी और जो लोग भी इस पूरे मामले में संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी इस विषय पर चर्चा की थी और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से भी इस विषय पे पहले बातचीत हो चुकी है और एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जल्द ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से अजय जी बातचीत करेंगे। अजय जी, हमने कई बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखा है कि बड़ी तत्परता से ऐसे मामलों पर कार्रवाई करते हैं। क्या ये जो मुख्यमंत्री का जो ये पूरा देखने को मिला, ये जो दृश्य देखने को मिल रहा है जो इस वक्त हम अपने टीवी स्क्रीन पर चला भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री का खुद उस एंजल चकमा के माता पिता से बातचीत करना खुद ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री खुद कितने सजग हैं और सुशासन लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे कई बार हमने तस्वीरें देखा है जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ भी हो जाता है या इस तरह की जब भी घटनाएं होती है तो मुख्यमंत्री बढ़ चढ़कर आते हैं और प्रशासन के साथ साथ खुद भी उस जिम्मेदारी लेते हैं। क्या ये एक ये भी संदेश देने की कोशिश है मुख्यमंत्री की कि अगर उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं होती है तो वो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? या बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री काफी संवेदनशील हैं और खास तौर पर जब कोई इस तरह का मामला आता है तो वो और ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और कई बार आपने पहले भी देखा होगा कि जब प्रदेश में घटनाएं हुई हैं, चाहे आपदा की हो या बाकी इस तरह की कई घटनाएं सामने जो पहले आती रही हैं, वहां पर मुख्यमंत्री तत्परता दिखाते हुए मौके पर भी रहे हैं और सबसे बड़ा उनका जो प्रयास यही रहता है कि न्याय दिलाने का जो कोशिश हो उन पूरी तरह से सही हो और जो लोग भी ऐसे मामलों में आरोपी हों और दोषी हों उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही वजह है कि पुलिस प्रशासन का भी मनोबल बढ़ता है क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और वो जब कुछ मामले ऐसे रहते हैं जहां पर संवेदनशीलता दिखाने की बात होती है वहां पर संवेदनशीलता दिखाते हैं और उनके जो पीड़ित पक्ष है, पीड़ित परिवार है, उन लोगों से भी अगर मुख्यमंत्री बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि इससे ये साफ पता चलता है कि मुख्यमंत्री कितने संवेदनशील हैं और बार बार मुख्यमंत्री का यही संदेश भी है कि न्याय में कहीं देरी हो जाए लेकिन न्याय जरूर मिलना चाहिए और जिस तरह से इस घटना में जो लोग संलिप्त हैं, जो लोग शामिल हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और यही वजह है मुख्यमंत्री ने आज भी पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा की, उनको दिशा निर्देश दिए हैं और पीड़ित पक्ष से भी बातचीत की है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो केंद्रीय गृह मंत्री से पहले बातचीत कर चुके हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री से पहले बातचीत कर चुके हैं और आने वाले दिनों में वो फिर से बातचीत करेंगे और ये अपडेट बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर कार्रवाई की गई है। तो संवेदनशीलता के मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काफी आगे हैं और वो समझते हैं कि जिस परिवार ने अपने बेटे को खोया है, अपने परिजन को खोया है, वो किस तरह से दुख और पीड़ा में होंगे। और अजय जी, इस पूरे मामले में जिन 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, मतलब आप कह रहे थे 5 आरोपी सम्मिलित हैं, शायद 4 की गिरफ्तारी हुई है, 5वां शायद आप बता रहे हैं कि नेपाल का है, उसको लेकर क्या पहल की जा रही है? उसकी गिरफ्तारी को लेकर क्या वो नेपाल भाग गया तो क्या पुलिस नेपाल जाएगी, वहां से गिरफ्तारी करेगी या वहां की सरकार से बातचीत करके उसको कस्टडी में लिया जाएगा? इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो नेपाल भागने की बात आ रही है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अपनी टीम तैयार कर ली है और कई टीमें जो है वो रवाना भी हुई हैं। जो संभावित जगह हैं जहां पर वो जा सकता है उन जगहों पर दबिश दी जा रही है और खास तौर पर बाकी के जो
अन्य लोग हैं उनके खिलाफ भी सारे साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं कि उन लोगों ने किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया है। और छात्रों के गुटों में आपस में कई बार प्रतिद्वंदिता देखने को मिलती है, द्वंद्व देखने को मिलता है, आपस में उनकी लड़ाइयां भी उजागर होती हैं, मारपीट की घटनाएं भी सामने आती हैं। लेकिन इस तरह की जो ये घटना की गई है ये काफी निंदनीय घटना है और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री भी दुखी नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाए और कोई भी ऐसा जो हो इस घटना में संलिप्त है वो बचना नहीं चाहिए। और अजय जी क्या अब उत्तराखंड जैसे राज्य को जो अपने आप में देवभूमि कहा जाता है वहां पर इस प्रकार से जो राक्षस प्रवृत्ति के आदमी हैं, जो अनटचेबिलिटी, रेसिज्म और तमाम तरीके की चीजों को लेकर, डिस्क्रिमिनेशन को लेकर किसी की हत्या कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि उसके कलर भेद को लेकर वो इस तरह की हरकतें करते हैं, क्या वो समय आ चुका है जब उत्तराखंड को एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए? मतलब जस्टिस डिले जरूर हो जाए बट जस्टिस डिनाई ना हो, इस बात को लेकर उत्तराखंड को भी आश्वस्त होना होगा। और क्या एक एग्जाम्पल सेट करने का वक्त आ चुका है कि उत्तराखंड में यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहीं भी यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इस पर ऐसी कड़ई सजा दिलवाई जाएगी कि फिर आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं वो बिल्कुल विलुप्ति हो जाए? अजय जी। जी बिल्कुल, देखिए इस पूरी घटना में सख्त कदम उठाने की जरूरत है ताकि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए भी एक कड़ा और बड़ा संदेश देने का यहाँ से प्रयास किया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि से जो भी संदेश दिए जाते हैं वो पूरे देश के लिए होता है। बिल्कुल। यहाँ पर जब हर जगह से लोग, देश के कोने कोने से लोग जो आते हैं उनके मन में देवभूमि को लेकर के अलग श्रद्धा और आस्था का भाव है और ऐसे में यहाँ पर इस तरह की जो घटनाएं होंगी या इस तरह घटनाएं सामने आएंगी तो जाहिर है कि ये घटनाएं काफी दुखद है और देवभूमि को शर्मसार करने वाली घटना है। तो ऐसे में प्रदेश सरकार की ओर से जो कड़ा निर्णय लिया जाएगा, कड़ा संदेश दिया जाएगा, तो वो आने वाले समय के लिए एक ऐसा चीज साबित होगा, एक मिसाल बनेगा ताकि भविष्य में ऐसे लोग जो हैं, इस प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो यहाँ पर उत्तराखंड में न रहें और इस तरह की हरकत ना करें। बिल्कुल अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। मतलब कलर भेद को लेकर विवाद होता है और उसके बाद लड़के को पीटा जाता है और उसके बाद वो घायल होता है और फिर 17 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री लगातार सजग दिखाई दे रहे हैं, संवेदनशील दिखाई दे रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड हो जाए, डिले हो जाए चल जाएगा, लेकिन डिनाय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हालांकि इस मामले पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई सामने निकल कर आती है। अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अंकिता भंडारी मामले को लेकर एक बार फिर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। कांग्रेस 2022 से लगातार अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रही है और इसी कड़ी में उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने ऐलान किया कि अब बीजेपी की महिला नेत्रियों का घेराव किया जाएगा। ज्योति रौतेला ने कहा कि अब तक इस मामले में जो न्याय मिला है वो आधा है, अधूरा है और इससे पीड़ित परिवार को संतोष नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि इसी के विरोध में पहले घेराव किया जाएगा और उसके बाद प्रदेश स्तर पर न्याय यात्रा निकाली जाएगी। महिला कांग्रेस का कहना है कि जब तक अंकिता को पूरा न्याय नहीं मिलेगा उनका आंदोलन अनवरत यूं ही चलता रहेगा। भाजपा के लोगों के पास जब भी जवाब नहीं होता तो इस तरीके की बातें करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि भाजपा के लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि उनको लगता है कि विपक्षी पार्टी इस तरीके का काम कर रही है। मैं भाजपा के लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि उनसे कोई भी बुलवा रहा है, चाहे वो विपक्ष या कोई भी है, कार्रवाई करें। पुलिस उनकी है, सत्ता उनकी, सरकार उनकी है, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? भाजपा के लोगों के पास जब भी जवाब नहीं होता तो इस तरीके की बातें करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि भाजपा के लोग इस तरीके की सोच रखते हैं कि उनको लगता है कि विपक्षी पार्टी इस तरीके का काम कर रही है। मैं भाजपा के लोगों से ये बोलना चाहती हूँ कि अगर उनको लगता है कि उनसे कोई भी बुलवा रहा है, चाहे वो विपक्ष या कोई भी है, कार्रवाई करें। पुलिस उनकी है, सत्ता उनकी, सरकार उनकी है, कार्रवाई करने से क्यों डर रहे हैं? भाजपा के लोगों के पास जब भी जवाब नहीं होता तो इस तरीके की बातें करते हैं और मुझे बड़ा अफसोस लगता है कि भाजपा के लोग इस तरीके की। तो देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है और शिकायत के मुताबिक कांग्रेस ने एक एआई वीडियो को लेकर जांच की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में यह कहा कि यह वीडियो
इस वीडियो की जांच की जाएगी और तथ्यों की बाकायदा पुष्टि भी करेंगे। दूसरी ओर बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि जब भी कांग्रेस के ऊपर कोई हमला या मामला आता है कांग्रेस के पास, तो वह इसका दोष बीजेपी पर डालने की कोशिश करते हैं। चौहान ने स्पष्ट किया कि बीजेपी किसी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करती और हमेशा तथ्य और कानून के दायरे में रहकर काम करती है, और यह मामला राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है और पुलिस की जांच के नतीजे आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि वीडियो में कोई अनियमितता यानी अनकंसिस्टेंसी पाई जाती है या नहीं। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर सर्दी का असर पुरजोर तरीके से दिखाया है। देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी कम हो गई है और लोगों की आवाजाही बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। और इसी तरह न सिर्फ देहरादून में बल्कि हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी तमाम जिलों में कोहरे की वजह से यात्रा बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है और नागरिकों से वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तो वहीं पर्वतीय क्षेत्रों में सूखी ठंड और पाले ने आम लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। किसानों और स्थानीय लोगों को भी इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक ठंड और कोहरे का प्रभाव बना रह सकता है, इसलिए लोग अपनी दिनचर्या में आवश्यक बदलाव करें और खुद को सुरक्षित रखें। वहीं देहरादून में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद राजनीति में बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है। दरअसल इस पूरे मामले में कई नेताओं के नाम सामने आने के बाद बीकेटीसी अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो नेता दोषी ठहराए गए हैं उन्हें पार्टी हित और नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अजेंद्र अजय ने यह भी कहा कि दोषी नेता स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए आगे आए और पारदर्शी तरीके से अपनी सफाई पेश करें। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले की सीबीआई जांच कराने की भी पैरवी की, ताकि पूरी सच्चाई जनता के सामने आए, सबके सामने आए और न्याय सुनिश्चित हो। इस पोस्ट के बाद उत्तराखंड की राजनीति में इस प्रकरण को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और सभी राजनीतिक दल और नागरिक मामले पर नजर बनाए हुए हैं। तो देहरादून के सेलाकुई में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी नेताओं के नाम सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा सरकार का पुतला दहन किया और इस प्रकरण की सीबीआई जांच करने की मांग बड़े ही जोर शोर से की। उत्तराखंड में इस मामले ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है और जगह जगह पर कांग्रेस और उत्तराखंड क्रांति दल के लोग विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। सेलाकुई में हुए इस प्रदर्शन में भीड़ ने गट्टू और अन्य दोषी नेताओं के खिलाफ नाराजगी जताई और न्याय की प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग की। अधिकारियों ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रखा गया और पुलिस ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि दोषी नेता चाहे वीआईपी हो या आम, सभी के खिलाफ निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और न्याय सुनिश्चित किया जाना चाहिए। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के लक्सर में हुए गोलीकांड ने पुलिस महकमे को हिलाकर रख दिया है और इस मामले में अब एसपी प्रवीण सिंह डोभाल ने 6 सदस्यीय एसआईटी टीम का गठन कर दिया है और इस टीम का नेतृत्व सीओ सिटी शिशुपाल सिंह नेगी करेंगे और टीम पूरे प्रकरण की हर पहलू से जांच कर रही है। घटना 24 दिसंबर को हुई थी और जब लक्सर कोर्ट में पेशी पर जा रहे कुख्यात बदमाश विनय त्यागी को भी बदमाशों ने गोली मार दी थी। इलाज के दौरान शनिवार सुबह उनकी मौत हो गई। पुलिस के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और लेकिन अभी भी परिजनों और स्थानीय लोगों की तरफ से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। एसआईटी की जांच का उद्देश्य इस घटना में किसी भी चूक या संभावित साजिश का पता लगाना और न्याय सुनिश्चित करना बताया गया है। तो मसूरी में विंटर लाइन कार्निवल की 5वीं शाम सांस्कृतिक रंगों और संगीत से सराबोर देखने को मिला। टाउन हॉल और अन्य स्थलों पर आयोजित कार्यक्रमों में स्थानीय कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों को प्रस्तुत किया और मंत्रमुग्ध कर दिया लोगों को। शाम की शुरुआत लोक संगीत संध्या से हुई, जिसमें जितेंद्र पवार, किशन महिपाल, रजनीकांत सोमवाल, नौटियाल और शिवानी नेगी ने शानदार प्रदर्शन किया। रैप नाइट में एमओवी जी और सूरज त्राटक ने युवाओं में उत्साह भर दिया। शाम का मुख्य आकर्षण रहे लोक गायक किशन महिपाल, जिनकी प्रस्तुति पर दर्शक जमकर थिरकते हुए नजर आए। किशन ने आयोजकों की सराहना की और यह कहा कि वो कम लेकिन अर्थपूर्ण गीतों के जरिए प्रकृति और जीवन को दर्शाने का प्रयास करते हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से पहाड़ी कलाकारों को सोशल मीडिया पर अधिक समर्थन देने की अपील की। पहाड़ी रैपर्स सूरज रावत और दीपक नेगी ने नशा मुक्ति, पर्यावरण और समाज के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।
सर 20-25 सालों से कार्यक्रम कर रहे हैं और कार्निवाल हर साल होता है। नैनीताल से लेके मसूरी से लेके पूरे उत्तराखंड में होता है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि ये जो कार्निवाल होते हैं या मेला थोड़ा जो सरकार कराती है, इससे हमारी संस्कृति की जो बोली भाषा है उसको से आर्टिस्टों को भी बढ़ावा मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा ये जो कार्निवाल में मेले झोलों में दिखाया जाता है, जो पौराणिक चीज़ ऐतिहासिक चीज़ दिखाया जाता है, लोक बोली भाषा को प्रोत्साहन दिया जाता है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा। और आज मैं मसूरी में हूँ, तो मेरे ख्याल से 4-5 साल बाद में मुझे बुलाया गया है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं एक बार फिर से अपने पुराने लोकगीतों को अपने लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, जो गीत लोगों ने पसंद किए, किंगरिया जला भूगुती, क्यों लड़िया के देखी की गाने के तो राम डोला। और आजकल एक गीत विशेषकर उत्तराखंड की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि युमन तुए भी नानी रांदो रांदो जिया कोरी कोरी खांदो खांदो। तो ये गीत बड़ा पसंद किया है और ये गीत जरूर गाऊंगा मैं आज उनके लिए। दर्शकों का बहुत सारा प्यार है। मैं 2017, 18, 19 से करते आ रहा हूँ, लेकिन हम तब माल रोड पे किया करते थे और पिछले 1 साल पहले और इस बार मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये एक जो जर्नी है बहुत अच्छी रही है, मसूरी से हमेशा ही बहुत प्यार रहा है और हमेशा ही सपोर्ट रहा है। और मैं SDM साहब को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने हमें मौका दिया। जैसे कि मैं पहाड़ी रैप करता हूँ, मैं फाउंडर हूँ पहाड़ी रैप, गढ़वाली रैप। तो मैं अपने कुछ गढ़वाली गाने, कुछ गढ़वाली जिनमें रैप होगा और जो भी मेरे 1-2 गाने जो वायरल हुए जैसे स्वामी परदेश, इन सबको परफॉर्म करने वाला हूँ आप लोग के लिए। मेरा पहला मौका है ये मेरा, तो मुझे तो बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं, एक्साइटमेंट भी हो रही है कि देखते हैं कैसा जाता है और बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तक का जो यहाँ पे मैंने माहौल देखा है, अमेजिंग, बहुत प्यारा माहौल है। बेसिकली मैं एक हार्डकोर म्यूजिक आर्टिस्ट हूँ वैसे, लेकिन मैं ट्रैप भी कर लेता हूँ और मेरे जो लिरिसिज्म में मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ। मतलब जो आप बीती या समाज में देख रहे हैं या कभी कभी अपने स्ट्रगल जो अपनी ज़िंदगी है उसके बारे में मैं बयां करता हूँ अपने लिरिक्स के जरिए। आपने जिसमें मोस्टली सैड पार्ट भी हो सकता है, जिसमें हैप्पी पार्ट भी हो सकता है। जैसा जीवन है हमारा, बस जीवन जैसे मैं जीता हूँ मैं उसको पन्नों में उतार देता हूँ। तो मसूरी में उत्तराखंड फूड फेस्टिवल 2025 का भव्य समापन हुआ और ये 3 दिवसीय आयोजन 26 से 28 दिसंबर तक चला और इसे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और जिला प्रशासन देहरादून ने संयुक्त रूप से आयोजित किया। फेस्टिवल में झंगोरे की खीर, भट्ट की चुड़कानी, मंडुए की रोटी सहित पारंपरिक व्यंजन और फ्यूजन फूड लोगों का मुख्य आकर्षण रहा। इसके अलावा लोक नृत्य, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और लाइव बैंड परफॉर्मेंस ने पूरे कार्यक्रम का उत्सव में बना दिया। और समापन समारोह में मुख्य विकास अधिकारी CDO देहरादून अभिनव शाह IAS ने कहा कि ऐसे आयोजन स्थानीय उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और महोत्सव के दौरान विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया गया। इस आयोजन ने उत्तराखंड की समृद्ध पाक परंपरा और लोक संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में मदद करेगी। तो विकासनगर में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। धरने का नेतृत्व जिला कांग्रेस कमेटी पछुआदून के अध्यक्ष संजय किशोर ने किया। उनका आरोप है कि मनरेगा योजना जो गरीब और मजदूर तबके के लिए चलाई जाती थी, अब भाजपा सरकार के द्वारा किए गए बदलावों के कारण प्रभावित हो रही है। और कांग्रेस का यह मानना है कि इस योजना के तहत लोगों को आर्थिक राहत और रोजगार मिलता था, लेकिन वर्तमान सरकार धीरे धीरे इसे बंद करने और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। धरने में शामिल कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि मनरेगा के पुराने नियम तुरंत बहाल किए जाएं और योजना को गरीबों के हित में चलाया जाए। संजय किशोर ने कहा कि धरना तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार बदलाव नहीं करती। उन्होंने नागरिकों से भी इस मुद्दे पर समर्थन देने की अपील की। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने श्रमिकों के, मजदूरों के लिए मनरेगा को चलाया था और उनको 100 दिन की गारंटी से उनको रोजगार मिलता था, जो कि कोरोना में भी उस रोजगार ने बहुतों के घर को चलाया, बहुत राहत एक हमारे जो श्रमिक तबका था उसको दिया। लेकिन आज केंद्र की सरकार ने उसको बदलकर, उसके मानकों को बदलकर श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात करने का काम किया है। जिस प्रकार से उन मानकों को दोबारा बनाया गया है, उसमें अब काम करना, जो गांव में काम होता था, जो पंचायतों में काम होता था, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये कहे
कि उन्होंने सीधे सीधे ना करके इनडायरेक्ट में इस योजना को बंद करने की ठानी है। देखिए जिस प्रकार से है, जहां सरकारी वन भूमि पर अवैध कब्जों और धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने कहा कि जो भी व्यक्ति सरकारी वन भूमि को निजी बताकर लोगों को ठग रहा है उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रम में वन विभाग द्वारा वन भूमि का विस्तृत सर्वे किया जा रहा है। इस दौरान कई भूमाफियाओं और जालसाजों द्वारा जमीनों को निजी बताकर बेचे जाने का चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। एसएसपी ने आम जनता से अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले दस्तावेजों की पूरी जांच कर लें और धोखाधड़ी होने पर तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस ने साफ कहा कि वन भूमि हड़पने और ठगी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अगली खबर है, जहां पर उत्तराखंड महिला कांग्रेस ने अंकिता भंडारी और न्याय दिलाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास का घेराव किया। कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी हुई है। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि सरकार महिलाओं के साथ हो रही अन्याय के प्रति गंभीर नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर न्याय नहीं मिला तो आंदोलन सड़क से लेकर सदन तक किया जाएगा। ज्योति रौतेला ने भाजपा की महिलाओं के खिलाफ भी आगे घेराव की चेतावनी दी। इस घटना ने प्रदेश में महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, हमारी मांगे इस प्रदेश पे भाजपा की सरकार है, बड़ी बड़ी बातें करी, हमेशा बात करती है कि महिलाओं के वोट से बनी हुई सरकार है, लेकिन आज हमारे प्रदेश के एक बेटी के साथ उनके प्रदेश महामंत्री के द्वारा यौन शोषण और उसकी हत्या में वो उस जगह में मौजूद होने के बारे में उनकी ही पूर्व विधायक की पत्नी ये बात बोल रही है कि वो लोग उनका प्रभारी वहाँ मौजूद था और लगातार पूरे प्रदेश में ये मामला आग की तरह फैल चुका है। हर आदमी अंकिता के लिए न्याय मांग रहा है, हर आदमी सच्चाई को जानना चाहता है, लेकिन भाजपा के कोई भी नेत्री, जो महिला नेत्री है, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जनता ने उनको वोट देके यहाँ पे पहुंचा है, जनता ने उनको सत्ता दी है और आज जब जनता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारे प्रदेश की एक बेटी के साथ यौन शोषण की कोशिश की गई, उसकी हत्या हो गई और आज एक नया नाम, एक बड़ा नाम उनकी पार्टी का आ रहा है, तो वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इसलिए आज हम रितु खंडूरी जी के घर के आवास के बाहर आए। कल हम रेणु के यहाँ जाएंगे, सरिता लेके जाएंगे, तो महिलाओं से पूछेंगे कि ऐसा क्या है कि भाई जब प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो उनकी आवाज हमारे प्रदेश की बेटियों के साथ क्यों नहीं खड़ी है। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।